today. And firstly, I would like to call on stage for a presentation Mr. Rishu Gautam, who is a Deputy Director and Assistant Professor, Indian Institute of Packaging. I would request sir to please come up on stage to give a talk. We have a big hand for him, ladies and gentlemen. The first talk of the day. Good morning, everyone. सबसे पहले मैं NNS का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग को अपॉर्चुनिटी दी। एक्चुअली सर आने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनका कैंसिल हुआ तो मेरा आना हुआ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली NSS में। NSS से मैं लास्ट 6-7 मंथ से ऐड हूँ, क्योंकि NSS से साथीगण हैं, DP सिंह जी जो डेली इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो उनके थ्रू स्पाइस के बारे में काफ़ी नॉलेज हुई। उससे पहले मुझे स्पाइस के बारे में नॉलेज 2010 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ने एक प्रोग्राम किया था, इंडो अफ्रीका 15 डेज का प्रोग्राम। तो जो इंडो अफ्रीकन कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो उनके साथ हमारा 15 डेज का इंटरेक्शन हुआ। तो जब वो रिटर्न गए थे, तो यहाँ से मसाले लेके गए थे। अंधेरी वेस्ट में हमने उनको मॉल में विजिट कराया, तो उन्होंने बजाय कपड़े या वो लेने के, तो उन्होंने बोला हम स्पाइस लेके जाएंगे। तो मैं अभी उस टाइम पे यंग एज थी, तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, हो सकता है कि, तो उन्होंने मुझे एक्सक्यूज दिया था कि सर वहाँ पे मसाले बहुत महंगे मिलते हैं। उसके बाद स्पाइस का चलता रहा, कुछ ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हुआ। फिर मेरा हैदराबाद ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ पे स्पाइस का थोड़ा सा मेरे पास आया, सर मिर्ची और हल्दी पाउडर। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स थे, वो आते थे कि सर हम अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो क्या करें। तो उस टाइम पे थोड़ा सा रूल रेगुलेशन मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया कि स्पाइस के लिए क्या चाहिए होता है, पैकेजिंग के लिए क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए आप MSME में मिलो या कहीं भी मिलो। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र जब कैलकाटा में हुआ, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट विजिट करने को मिला आफ्टर कोविड। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैंने एक नई सिनेरियो देखी, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि एवरीबडी इज ए एंटरप्रेन्योर। मीन्स 90 to 95% लोग वहाँ एंटरप्रेन्योर्स थे। तो मैंने कहा ये क्या है, बोले किसी की ऑर्गेनिक फार्मिंग है, किसी का स्पाइस है, किसी का हैंडीक्राफ्ट है, किसी का कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ है, सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मैं उसके और डेप्थ में गया, तो सर वहाँ पे मुझे एक नई चीज़ मिली कि सर गवर्नमेंट का इंसेंटिव आता है, इसीलिए सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ अजीब भी लगी और अच्छी भी लगी कि प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटेंसिव दिया, नॉर्थ ईस्ट का प्रोजेक्ट दिया। क्योंकि जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया, तो मैंने वहाँ देखा कि जो मैंने किताबों में पढ़ा, जो न्यूज़ में पढ़ा, वो सिनेरियो बिल्कुल अलग थी। तो मीन्स दे आर आल्सो डेवलपिंग। तो सेम स्पाइस का वहाँ से मुझे, दिस इज माई बैकग्राउंड ऑफ द स्पाइस, बट अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिली सेफ्टी एंड रेगुलेशन कंप्लाइंस करने का। तो मैं जैसे जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, तो मुझे ये लगता है कि किसी भी बिजनेस को करने में या कुछ भी करने में पैकेजिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। और इंडस्ट्री का मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये आया है, इसको हम सबसे लास्ट मोमेंट पे या नेग्लिजेंस रखते हैं, जो कि हमें ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड हमारा यही देता है। पैकेजिंग ही हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, ये सब करता है। अब क्वेश्चन ये आता था कि सर हम क्या पैकेजिंग का स्टैंडर्ड बनाएं, क्या स्पेसिफिकेशन बनाएं। अब स्पेसिफिकेशन के लिए अगर स्पाइस का देखा जाए, तो मैंने जितना भी मेरी अपनी स्टडी हुई, या तो वेट दिया है या लेबल दिया है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है। FSSAI ने बिल बनाया, तो उन्होंने पैकेजिंग एंड लेबलिंग के अलग अलग करके जो स्टैंडर्ड बनाया, उसमें जो पैकेजिंग का आया है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द डोमेस्टिक पैकेजिंग मटेरियल। बट वंस अगेन ए प्रॉब्लम, सर क्वालिटी कैसे मेंटेन करें। तो यही मेरी आज की इसमें थोड़ा सा है कि गाइडलाइन कैसे हम करके लेके आएंगे। ओवरव्यू लास्ट डेज में आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवरव्यू बताया, तो मैं ज़्यादा ओवरव्यू पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि इंडिया स्पाइस का मुझसे ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे कल है, क्योंकि
मैंने कल जैसा सुना और देखा कि मुझसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की बात हुई, प्रोडक्ट की बात हुई, प्रोडक्शन की बात हुई, तो मैंने भी ये थोड़ा सा स्पाइस बनाया हुआ था कि स्पाइस कहाँ कहाँ क्या है। उसके बाद ओवरव्यू में जो मैंने निकाला था फ्लेक्सिबल पैकेजिंग्स का, ज़्यादातर जो हमारा मैक्सिमम ग्रोथ हो रहा है वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के तरफ जा रहा है 2.4%। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट भी हमारा स्लोली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब मैं कल धनिया की पैनल डिस्कशन को सुन रहा था तो एक पार्टिसिपेंट से बताया था, सर अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन उनका जायज था, लेकिन मैं उसमें उन्हीं को ये कहना चाहता हूं कि सर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है और प्रोडक्शन करने की। हमेशा फायदा नहीं देखा जाता है, हमेशा अपना प्रमोशन भी देखा जाता है। हमारा जो माल एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया के नाम से होता है, ना कि पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर, क्योंकि फर्स्ट आता है इंडिया कि ये माल कहाँ से आया, इंडिया से। इंडिया में कहाँ होता है तब वो पता लगता है, लेकिन पहले इंडिया आता है। अगर हम थोड़ा सा माल बेचते हैं तो वहाँ से जो हमारा फीडबैक आता है उस फीडबैक को हम एनर्जेटिक वे में लेके प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तब हमारा डोमेस्टिक और हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, थोड़ा कम खा लेंगे लेकिन साहब के पास माल बढ़िया जाना चाहिए। होता है ना, हम अपने घरों में होते हैं तो क्या बोलते हैं, हम थोड़ा कम खा लेंगे या इसे यूज कर लेंगे, लेकिन वो साहब के पास जा रहा है तो माल आइटम अच्छा जाना चाहिए। ये घरों से ही चलता चला आ रहा है, तो यही चीज है। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन एंड एडल्ट्रेशन, ensure product integrity and extend the shelf life. These are the two parameters is there जो मैं कल पैनल डिस्कशन में बात चल रही थी। ठीक है कि सर हमने 2 ट्रक माल लिया, 200 बोरे माल लिए, ठीक है, उसके बाद प्राइस डाउन हो गया, प्राइस अप हो गया। पहले मैं भी यही सोचता था कि भंडार भर के रख लिया तो प्राइस डाउन हो गया और वो सडनली निकाल दिया तो बढ़ गया, ये सब मिथ्स है। लेकिन कल मुझे आने के बाद समझ में ये आया, प्रोडक्ट इंटीग्रिटी और सेल्फ लाइफ, ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस डिसाइड है। इंटीग्रिटी हमदर्द वालों ने बताया था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ के थ्रू, एडवाइजरी कमेटी में सेफ है, उनके थ्रू हम स्पाइस को वो करते हैं। तो मैं सेफ को क्या चाहिए, सेफ को क्वालिटी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए। धनिया मत मीन्स ये नहीं कि जस्ट धनिया ही हो, उसकी स्मेल भी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चाहिए, सेफ को ये चाहिए। वहीं पे अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, वो सेल्फ लाइफ देखते हैं। जितनी ज्यादा सेल्फ लाइफ होगी उतना ही हमारा बेनिफिट होगा। तो सेल्फ लाइफ का मतलब मीन्स क्या है, सेम चीज हमारा प्रोडक्शन में आ जाती है। जो हमने 2 ट्रक माल लिया, अगर उसकी पैकिंग हमारी अच्छी थी, स्टोरेज अच्छा था, तो जब रेट डाउन होंगे या बढ़ेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमारा पैकेजिंग अच्छी नहीं, स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं, तो हमें रेट डाउन होने के साथ ऑब्वियसली घाटा होगा। अब घाटे को हम या तो उसको प्राइस डाउन करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर कुछ भी कह के सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड मन में एक चीज आती है कि थोड़ा सा ये हम इम्प्रूव कर देते हैं क्वालिटी में, तो शायद हम भी उस पैरामीटर तक पहुंच जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट इंटीग्रिटी है। उसके बाद फैसिलिटी मार्केट एक्सेस, मीटिंग द इंटरनेशनल एंड ट्रेड रिक्वायरमेंट्स। सर हमारा कंज्यूमर पैकेजिंग फील्ड में मैंने एक चीज देखी है, कंज्यूमर इज 100%, वो कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अगर आप 10 रुपए का पैकेट दे रहे हो तो वो 10 रुपए के पैकेट में बहुत सारी चीजें देखता है। जस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को ले लीजिए, अगर हम दुकान पर कोई भी सामान लेने जाएंगे तो हम क्या है, पेमेंट दे रहे हैं, हमें माल अच्छा चाहिए, किसने बनाया क्या बनाया कोई पता नहीं, माल अच्छा होना चाहिए, सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब हम मतलब 100%। इसमें 99% भी ऑप्शन नहीं है। आप ये कहोगे कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ सर, ठीक है, तो भी वो लेंगे नहीं, तब भी कहेंगे यार 1 रुपए के डिस्काउंट के पीछे कहाँ टेंशन लेंगे, एक काम करो
दूसरा दे दो। तो दिस इज द वेस्टेज। तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे स्पेसिफिकेशंस आने चाहिए, या तो स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं दे विल आल्सो फुलफिल। उसके अलावा हमारे अपने जो हैं रिक्वायरमेंट्स, जो मेरा कल बात चल रही थी कि गुजरात से डाटा मिलता है बाकी सब जगह से नहीं मिलता। साथ में एक सर ने मुझे पीपीटी में नीचे पॉइंट दिया था कि हम अपना भी सर्वे कराते हैं, तो हमारा भी अपना सर्वे होने के बाद एक स्टैंडर्ड आना चाहिए। इसीलिए अगर आप BIS के स्टैंडर्ड देखोगे तो उसमें लास्ट में एक ऑप्शन लाइन आती है, डिपेंड ऑन द यूजर एंड मैन्युफैक्चरर्स। गाइडलाइन डिपेंड ऑन द यूजर एंड मैन्युफैक्चरर्स, बट मिनिमम दिस थिंग्स इज देयर। They have given the guideline, but last not option they have given user and manufacturers depend. Enhance the brand reputation and consumer trust. अगर हम रेगुलेटरी कंप्लाइंस या अपने बनाए या गवर्नमेंट के बनाए उनको कंपाइल करेंगे तो हमारा एक ब्रांड बनेगा, कस्टमर ट्रस्ट बनेगा। कस्टमर ट्रस्ट ही तो है। जब हम रूह अफ़ज़ा की बात करते हैं तो किसका नाम लेते हैं सबसे पहले? हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ले आना, गुलाब वाला रूह अफ़ज़ा हमदर्द का लेके आना, उसका डिजाइन भी बड़ा अच्छा है, वही बोतल लेके आना। अगर कोई ये कहे कि मैं दूसरे ब्रांड की ले आता हूँ, ले आना, ठीक है। साउंड देखा ना, प्रोडक्ट का ब्रांड में साउंड इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बीच में मैंने न्यूज़ पे पढ़ता रहता हूँ तो उसमें पता लगता है कि हमदर्द ने गर्मियों में रेगुलर पैसा रूह अफ़ज़ा ही बना रहा है, अदर प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो रही है, मीन्स प्रोडक्शन लाइन। तो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, यहाँ पे जो हमदर्द से बैठे हैं वो मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं, मैं तो पेपर की हेडलाइन बता रहा हूँ जो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो दीज आर द रेगुलेटरी कंप्लायंस इज देयर, दीज आर द एक्चुअली आई ऑब्जर्व कि दीज 4 sector is there. If you will fulfill the 4 requirements, so that is the much better. First is the FSSAI. FSSAI has developed food safety regulations, different sectors. So they have initially is the packaging and labeling is the combined is there, but in between they have divided 2 parts. Spice के अंदर तो primary packaging means God, secondary packaging is the brand display, क्योंकि स्पाइस जो है वो हमारा ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैक नहीं होता है, हमेशा मेटलाइज्ड फिल्म में फुल्ली क्लोज करके पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों का सेंसिटिव है, उसको स्टॉप करने के लिए हम मेटलाइज्ड फिल्म का यूज करते हैं। तो मेटलाइज्ड फिल्म से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर का रेट डिक्रीज हो जाता है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेल्फ लाइफ मिलती है। तो उसके हम प्रोडक्ट को तो हमारा शो नहीं हो रहा है, तो हम अपने प्रोडक्ट को शो कैसे करें, उसके लिए हम डुप्लेक्स कार्टन यूज करते हैं। तो ये सेकेंडरी रोल हमारा स्पाइस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्चरी हमारा जो है वो हमारा, मेरा मानता हूँ कि ये एक्सपोर्ट में ज्यादा काम करता है। डोमेस्टिक में टर्चरी ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स अगर हम बाहर कोरोवेटेड बॉक्स के अंदर स्पाइस के डुप्लेक्स कार्टन रखते हैं तो हमारा टारगेट क्या रहता है, फैक्ट्री से शॉप रिटेलर शॉप तक पहुंचना, बस। उसके बाद तो वो सेल कर देगा, उसके बाद वो बॉक्स भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमें तो वहाँ कॉस्टिंग वर्ड आ जाता है। इंडस्ट्री मीन्स कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग वर्ड आ जाता है, तो वहाँ तक तो ये डोमेस्टिक में तो हमारा टर्चरी पैकेजिंग जस्ट एज ए बराबर रहता है कि बस मटेरियल हमारा वहाँ तक पहुँच जाए सेफली, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बट वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे अब तक एक्सपीरियंस आया, मैंने फार्मा वालों को ही अभी तक देखा है कि जो वो एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रॉपर पैकेजिंग करके करते हैं। उन्हें अगर ट्रिपल लेमिनेटेड चाहिए तो ट्रिपल लेमिनेटेड चाहिए, हैवी थिकनेस के वो चाहिए तो हैवी थिकनेस चाहिए, तो वो सब यूज़ करते हैं। उसके अंदर गैस भरना है तो वो गैस भी भर करके फ्लश करके सील करके देते हैं। लेकिन हमारा जो अदर प्रोडक्ट्स है उसमें जो हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट पैक की बात करते हैं, तो वहाँ हम अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।
बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि हमें स्पेसिफिकेशन बना के मिनिमम ये हमें चाहिए। लाइक एज प्लास्टिक ओवन सैक, मल्टीवॉल पेपर सैक। अब मल्टीवॉल पेपर सैक बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, तो उसमें क्या है, मिडिल लेयर हम लैमिनेटेड डाल देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे FIBC जंबो बैग। अब जैसे कल धनिया की बात चल रही थी, टर्मिक की बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में भी आया, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या हम 1 kg के या 5 kg के पाउच थोड़ी एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें तो कॉस्टिंग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम बिग पैकेट बनाएंगे, लाइक FIBC का यूज करेंगे, जो कि मिनिमम 250 से लेके मोर देन 2500 तक पहुंचता है। तो हम अगर 1 टन का भी एक FIBC बैग लेते हैं, तो FIBC बैग के लिए भी हमें लाइनर चाहिए, अंदर हमारा जो पैकिंग है वो प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि हमारा जो बल्क क्वांटिटी है वो सेफली पहुंचे कस्टमर में, ताकि वो प्रोसेसिंग करेगा एंड यूज तक वो उस बैग में रखेगा। वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक इसके अंदर से पैकेट खाली नहीं होता है तब तक प्रोडक्ट सेफ रहना। अब आता है क्वेश्चन, कल आया था फार्मर। सर फार्मर क्या करता है? फार्मर का जो कहते हैं ना फर्टिलाइजर है, ठीक है, जो भी घर पे बोरा आता है उसका यूज करके अपना रॉ मटेरियल को लेके आता है, मार्केट में सेंड करता है। उनके लिए स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल नहीं बन के आता है, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल का मेन रोल जो होता है मार्केट में पहुंचने के बाद होता है। FCI के गोदामों में जब माल पहुंचता है तो वो अपने बोरों में फिल करते हैं। जो किसानों के बोरे आते हैं उनसे नहीं लेते, उनको तो हम किसान मंडी में जाएंगे, अपने बोरे में भर के लाएंगे और वहां ले जाके बीच में डाल देंगे कि सर तोल लो, पैक करके ले जाना, वो आपका काम है, मेरा नहीं है। हमारा काम था अपने घर से यहाँ पे मंडी तक लाना और बेचना, और ये बोरे हमें वापस दे दो। किसान हमेशा बोरा मांगता है, आप बोलोगे सर आपके पैसे मैं 2 घंटे बाद दूंगा, 2 घंटे नहीं 4 घंटे बाद दे देना, लेकिन बोरे हमारे अभी अभी दे दो। पहले हम इन्हें बांध के रख लेते हैं क्योंकि अगला माल भी तो हमें लाना है। लेकिन जब हमारा पैकिंग जाती है, स्टोरेज होता है, तब से हमारा पैकेजिंग का रोल स्टार्ट हो जाता है। वहां से लेके एंड यूज तक पैकेजिंग का रोल रहता है। अगर हम स्पेसिफिकेशन बना दें कि हमारे पास जो मटेरियल आएगा वो इसी पैकेट में आएगा, हमारे गोडाउन में जाएगा इसी पैकेट में, जो इसी टाइप की लेयर में जाएगा, तो हम अपने प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। जब यूज आएगा तब हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है फूड ग्रेड मटेरियल और बैरियर प्रॉपर्टी। जनरली हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो कंज्यूमर पैक्स है उसमें सारा ये चलता है हमारा। फूड ग्रेड मटेरियल और बैरियर प्रॉपर्टी 2 इंपॉर्टेंट होता है। फूड ग्रेड क्यों है? क्योंकि अब हर आदमी एजुकेटेड हो चुका है। पहले हमें सोचना पड़ता था कि एजुकेटेड करें नहीं करें, क्या पता लगेगा। अब हम टेक्नोलॉजी के इतने फास्ट हैं कि हमें खुद सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर। पहले डॉक्टर बिना टेस्ट करे सिर्फ दवाई दे देते थे, आदमी सही हो जाता था। आज हम दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले CBC, LFT और ये टेस्ट करा लो, देन आई विल टेल। तो सेम हमारा इंडस्ट्री पे भी एप्लीकेबल हो गया। सर हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट टेस्टिंग पैरामीटर दे दीजिए, वो हम कर देंगे। तो लोग कर रहे हैं, तो हमको ये अब एक्सपोर्ट की अगर हमें बात आती है या ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो वहाँ भी हमें अपने पैरामीटर फिक्स करने पड़ेंगे। जिन्होंने पैरामीटर फिक्स किए हैं दे आर रिलैक्सिंग, जिन्होंने फिक्स नहीं किए हैं दे आर प्लानिंग एंड थिंकिंग। आफ्टर 1 year 2 years दे आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन आर डूइंग। स्पाइस के लिए क्वालिटी मेंटेन इज इम्पोर्टेंट। स्पाइस में एरोमा, स्मेल, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज देयर। अभी अगर हमारा डोमेस्टिक में वॉट एवर थिंग्स इज जा रही है तो उसका एरोमा है। अभी जैसे हमारा RB हींग वाले बाहर थे, तो उन्होंने बोला अगर इस हींग का स्मेल आप सूंघ लोगे तो और किसी का नहीं सूंघोगे, क्योंकि फिर सब इसके सामने सब बेकार। तो हमें वो स्मेल को मेंटेन करना है। अब उस स्मेल को कैसे मेंटेन करेंगे? सेल्फ लाइफ भी देनी है और स्मेल को भी मेंटेन करना है। और स्मेल मेंटेन कब तक रहनी है? जब तक आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ है। तो उसके लिए आपको पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी। अब पैकेजिंग को बनाना आपको पड़ेगा। अब कहोगे सर हम हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते, तो हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। उसके पैरामीटर्स दीजिए, उसके अकॉर्डिंग, जैसे अजय सर ने कल बताया था कि कैसे हम सिनेरियो फिक्स करते हैं, कैसे प्रॉफिट और लॉस करते हैं,
पैकेजिंग मटेरियल के स्पेसिफिकेशन से आप सेल्फ लाइफ डिसाइड कर सकते हो, स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हो कि कितना है क्या है। अब क्वालिटी में क्या क्या होता है? फर्स्ट है एयर टाइट पैकेज। स्पाइस, कॉफी, बोथ आर द एयर टाइट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ता है। मॉइस्चर से क्या है, प्रोडक्ट खराब भी होता है, और स्पाइस में तो क्या है, एरोमा उड़ जाता है अगर कहीं से भी लिटिल लीकेज आएगा। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो रीयूजेबल है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। हमारा स्पाइस जो है वो एक तरफ तो नहीं यूज होता है कि हमने क्या है 5 ग्राम का सैसे बनाया, बस 5 ग्राम ही डालना है। जब हम घर में कुकिंग करते हैं तो हम क्वांटिटी नहीं देखते हैं, टेस्ट देखते हैं कि मसाला टेस्ट ज़्यादा है, स्पाइसी करना है मसाला ज़्यादा डाल दो, कम स्पाइसी करना है तो मसाला कम कर दो। अब घर में तो अगर एक की तबीयत खराब होती है तो सबकी तबीयत खराब हो जाती है, खाना तो एक ही जैसा बनना है। तो इसके लिए स्पाइस कम और ज़्यादा हो जाता है, तो हमें स्पाइस के लिए एयर टाइट कंटेनर चाहिए। अब जो हमारा एयर टाइट में रिफिल, जो हम एयर टाइट पैकेज देते हैं तो उसकी हमें पैकेजिंग की एयर टाइटिंग कैप जो है वो हमें चेक करके देना पड़ेगा कि रीयूज करने में वो हमारा एयर टाइट रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद जो हमारा फ्लेक्सिबल पाउच में स्पाइस जा रहा है कंज्यूमर के पास, वो उनको हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी डिस्प्ले में या लेबल में, आफ्टर कट और इन द जार। मैंने कुछ पैकेटों में देखा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, कहीं कहीं आता है कि आफ्टर ओपन दिस पैक पुट इन द जार। लेकिन हम क्या ना, हम भी स्मार्ट होते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है स्मार्ट होते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा कट करते हैं, खाली करते हैं, उसको ले जाते हैं गैस की फ्लेम के आगे रखते हैं, चिपका देते हैं। ये हमारे घरों तक सही है, लेकिन खुलने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी तो चेंज होती है ना। अगर हम फ्लेम देंगे तो प्रोडक्ट का कुछ तो स्मेल उसके अंदर जाएगी, वो अंदर रिएक्शन करेगी, क्या करेगी वो हम नहीं जानते हैं, उसका इफेक्ट आएगा, उसका इफेक्ट भी हमारी ब्रांडिंग के ऊपर ही आएगा। ये सब हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन जो हमें मेंशन करनी होती है, जैसे मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ रहता है कीप इन कूल ड्राई पैलेस, कीप इन द -20 डिग्री टेम्परेचर। अभी ऐसे ही हमें स्पाइस को भी लिखना पड़ेगा एक पैरामीटर से, कीप इन द कूल एंड ड्राई पैलेस। अब हम ये नहीं सोचना है कि सर 200 बोरे उनके बारे में सोचेंगे, सर 200 ग्राम के बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि 200 ग्राम भी तो हमारे 200 बोरे से ही कन्वर्ट करके रखा गया है। यूज डेसिकेंट एंड वैक्यूम सील। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, अब जैसे जैसे स्पाइस को डिफरेंट ग्रेड का हम बनाते हैं, डिफरेंट पैकेजिंग देते हैं, तो कॉस्टिंग भी उसी के साथ, तो उसमें क्या है डेसिकेंट एंड वैक्यूम सीलिंग होने लगी है। उसके बाद अभी मैं जस्ट बाहर देख रहा था चिली, नाइट्रोजन फ्रेशिंग होने लगी है। तो क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस चेक। रेगुलर टेस्टिंग सर पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रेगुलर टेस्टिंग तो सर पॉसिबल नहीं है, एक पाउच का हम टेस्टिंग करेंगे तो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। एक पैरामीटर फिक्स कीजिए, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग मेथड स्टैंडर्ड में दिया गया, सैम्पलिंग मेथड, उसका एप्लीकेशन करने के बाद आप रैंडम चेक कीजिए। लेकिन यहाँ एकदम सच्चाई होनी चाहिए। आप 200 में से 2 पैकेट उठा रहे हो तो 2 हमें कैसे उठाना है, जो पैकेट पिक कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अपने एसओपी बनाइए, उन एसओपी को डिस्प्ले कीजिए कि मिनिमम ये करना है। जो एनएबीआर बोलता है, आप अपना इंटीग्रिटी बनाइए, सारा एसओपी बनाइए, क्वालिटी वो बनाइए, पॉलिसी बनाइए, ये सब को डिस्प्ले कीजिए। वो डिस्प्ले का मीनिंग क्या है कि हम बार बार देखते हैं, सीखते हैं, सबको पता है। जबकि एनएबीएल खुद बोलता है एक्रीडिटेशन कराने से पहले आप ट्रेनिंग लीजिए। सर मैं कम से कम 10 या 12 बार ट्रेनिंग ले चुका हूँ 17025 की। तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि सर हर बार सेम ही तो स्टैंडर्ड पढ़ाना है, फिर ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, एक बार हो तो गया। वो बोलते हैं नहीं सर, ये क्या है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपको रिमाइंड कराई जा रही है कि ये चीज़ें, आपका ऑडिट आ रहा है, आप एक बार पहले ट्रेनिंग लीजिए ताकि चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाए, क्योंकि डे टू एक्टिविटीज़ में आप रिमाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेली में तो सिर्फ टेस्टिंग और पैरामीटर चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल
तो ये एश्योरेंस सेम मैं इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करता हूँ। हैदराबाद में तो मैंने काफ़ी देखा कि जितनी भी फार्मा कंपनियाँ थी उन्होंने स्पेसिफिकेशन अपने तैयार किए कि क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग। सेम स्पाइसेस में भी आप आइदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या डोमेस्टिक कर रहे हैं, अपना स्पेसिफिकेशन बनाइए। मैं जानता हूँ कि स्पाइस का बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्पाइस बोर्ड के साथ प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं कि जैसे हमने सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं एक्सपोर्ट के लिए, ऐसे ही स्पाइस का एक्सपोर्ट का बनाया जाए। टीका तो हमने बनाया डोमेस्टिक एंड एज वेल एज द एक्सपोर्ट पैकेजिंग का स्पेसिफिकेशन, तो स्पाइस का भी हमारा चल रहा है, इट विल टेक टाइम। तो सिमिलरली बट ऐसा नहीं कि क्योंकि BIS की मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी, नॉट पैरामीटर डिपेंड ऑन द बिटवीन यूजर एंड मैन्युफैक्चरर। मैंने ये चीज़ पूछी भी जब मुझे पता लगा, सर फिर हमारे स्टैंडर्ड बनाने का फायदा क्या हुआ? जब आपने नीचे सारी रामायण लिखने के बाद नीचे एक लाइन में नोट लिख दिया कि डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर्स एंड यूजर, तो आपने तो उनको फ्री हैंड दे दिया। बोले नहीं, दिसो ये हमने स्टैंडर्ड इसलिए बनाया है कि लोगों को एक रेफरेंस चाहिए, तो मिनिमम हमें इतना है। अब उसके बाद कस्टमर के ऊपर और यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कैसे मैनेज करते हैं, क्वालिटी को उनको मैनेज करना है, क्योंकि कॉस्टिंग प्राइस वहाँ पे मैटर करता है। लेकिन मिनिमम हम ये एक्सिस करते हैं। अगर हमारा ISI मार्क चाहिए तो मिनिमम ये है आपको करना पड़ेगा। अभी जैसे प्लास्टिक बोतल है, इसमें भी इन्होंने ISI मार्क दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड दिया है IS 14543। इसके अंदर पूरे पैरामीटर हो रहे हैं फुलफिल, तभी इसको ISI मार्क दिया गया है। अगर ये लेवल हटा दिया जाएगा, उसके बाद वो बोलते हैं यूजर और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी भी डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ISI मार्क्स लगाना है तो हमारा जो स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि इसके अंदर 10 वैल्यू होनी चाहिए, तो आपके इसकी मिनिमम 10 वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो। अब तो कंज्यूमर के ऊपर बोले डिपेंड आ जाता है, कुछ 15 रखते हैं, कुछ 12 रखते हैं, कुछ 10.1 भी रखते हैं और कुछ लोग ज़्यादा भी रखते हैं। लेकिन जब तक ये लेवल चाहिए उसके लिए, तो सेम क्वालिटी एश्योरेंस में यही है कि हमें भी अपने स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। अभी जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हैदराबाद की बात बताता हूँ, उन्होंने मेरे पास आई सर डोमेस्टिक का भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, अगर नहीं तो मुझे फिर वो BIS की लाइन याद आती है। मैं उनको बोलता हूँ आप एक्सपोर्ट का स्पेसिफिकेशन उठाइए और अपने हिसाब से मैनेज करके एक स्पेसिफिकेशन बना लीजिए, क्योंकि अभी डोमेस्टिक नहीं है। आप इनोवेशन देखेंगे स्पाइस में, एक्टिव पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा रोल चल रहा है, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्बर है, डेसिकेंट्स यूज हो रहे हैं, ग्रोथ कैसे इंक्रीज हो रही है, इंडिकेशन स्मार्ट पैकेजिंग अब धीरे धीरे स्पाइस में भी आने लगी है। अभी तक हम फूड में देखते थे जो चीज़, अब हम स्पाइस में भी वो चीज़ें देखने लगे हैं कि कैसे हम गैसेस रिलीज करने वाले उनको एब्जॉर्बेंट्स को यूज कर रहे हैं या फिर स्कैवेंजर को यूज कर रहे हैं। सेम एग्जांपल इन स्पाइस इज द 2 पैरामीटर्स इज इंपॉर्टेंट, लाइट ब्लॉक एंड UV प्रोटेक्शन पैकेजिंग। लाइट ब्लॉक जनरली हमने देखा होगा, जितने भी पैकेजिंग हमारे ग्राइंडिंग के बाद जितने भी स्पाइसेस आते हैं सब हमारे लाइट पेनिट्रेट नहीं होती है, मेटलाइज फिल्म में आते हैं। लेकिन अनमेटलाइज फिल्म में आते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती है। अब वो कैसे हम पता करेंगे? आप देखेंगे कि हमारे जो बाजार लगते हैं उसमें वो व्हाइट कलर की फिल्म में, एंटी फिल्म में ही पैकेट पैक करके दे देते हैं। 10-10 रुपये का धनिया, 20-20 रुपये का मसाला ये दे देते हैं। उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है? उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है। लेकिन वहीं पे अगर हम मेटलाइज फिल्म का यूज करते हैं तो सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। अब मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था नॉर्थ ईस्ट में, सर हम लेबल लगाते हैं, कंपनी प्रिंट करती है, जो कंपनी प्रिंट करती है लैमिनेट, उनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, जो हम लैमिनेट वो करते हैं, लेबल लगाते हैं पेपर का बनाने के बाद, तो हमारी सेल्फ लाइफ कम क्यों रहती है, जबकि हम मटेरियल तो सेम यूज कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं लेकिन थिकनेस वेरी कर रहे हैं। जिस थिकनेस वेरी करने के लिए आपके मन में डर है कि मैं 1 ईयर या 6 मंथ दूं या ना दूं, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनका क्वालिटी डिपार्टमेंट इसी पे काम कर रहा है कि इतनी थिकनेस अगर हम देंगे 20 माइक्रोन तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये सेल्फ लाइफ मिलेगी। इसलिए दे आर कॉन्फिडेंट
साइड में चले जाते हैं कि आप एक काम कीजिए सर, आप 6 महीने ना देखिए, इसे 4 महीने दे देते हैं, क्योंकि ये आपके पास फ्रीडम आ गया है। अदर टेक्निक्स इज आल्सो देयर जो आजकल हमारी यूज हो रही है, वैक्यूम सील, डार्क पैकेजिंग, कैप, कंट्रोल पैकेजिंग एंड स्पेशलाइज्ड कंटेनर। अब आप जैसे मैं स्पाइस बोर्ड का एग्जीबिशन लगा था लास्ट ईयर, भारत मंडपम में वो लगा था, तो मैं उनका देख रहा था कि उनके सारे नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट थे और छोटे छोटे हार्डली भी 10-10 ग्राम या 50-50 ग्राम के पैकेट थे, बड़े अच्छे हो। तो मैंने उनको पूछा ये कहाँ यूज होते हैं? सर ये सब एक्सपोर्ट होते हैं, जितना भी बड़े बड़े हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं। तो वहाँ पे स्पेशलाइज, अब वहाँ से आने के बाद बोलते हैं सर हमारा क्या काम है? इंडस्ट्री होती है हमारा, आपका भी काम है, आपको भी तो स्पेशलाइज चाहिए। हमारे इंडिया में इतना एक लेयर है जो स्पेशलाइजेशन पैकेजिंग चाहिए, तो उनको हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज कंटेनर की जरूरत पड़ती है, जैसे डिफरेंट कंटेनर। अगर एफएसएसआई की पैकेजिंग रेगुलेशंस की बात करें और लेबलिंग की बात करें तो वो सारे पैरामीटर्स हम देते हैं। अब आपने देखा होगा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब हमारे पास एक मैन्युफैक्चर यूजर्स के पास एक प्रेशर क्या है, सारी चीज़ें हमें उसी पेपर पे लिखनी है, इसके ऊपर हमें सारी चीज़ें लिखनी है, लेबल के ऊपर, पैकेट के ऊपर। अब उसका साइज कम भी हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है। तो उन्होंने क्या है, कुछ चीज़ों में फिक्स कर दिया है कि कुछ चीज़ों का मिनिमम विड्थ जो है इतना होना ही होना है, बाकी को आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ऑल प्री पैकेज फूड मस्ट बी लेबल विद द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन एज पर रेगुलेटरी। रेगुलेशंस में आया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट को 12 mm की हाइट मिनिमम देनी है, जो हमारा लेटर टाइपिंग होता है 12, लेकिन हम क्या है कुछ पैरामीटर को 8 और 6 भी कर देते हैं। तो लेकिन जो फिक्स किया है, अभी जैसे हम तंबाकू की बात करते हैं, उसमें उन्होंने बोला है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो बड़ा लिखा जाना है और एक साइड में पूरा विजिबल होना है। मीन्स क्या है, कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम है। अब हमारा जो सेंसिटिव पार्ट है वो हमें कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा। पैकेजिंग मटेरियल मस्ट कंपाइल विद द प्रेस्क्राइब्ड ओवरऑल माइग्रेशन एंड कलर माइग्रेशन। स्पाइस के अंदर हम यूज कर रहे हैं इधर एक्सपोर्ट या उसमें हमारा हर पैकेजिंग मटेरियल ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट होना चाहिए। अभी हमारा नई चीज आने लगी है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या रीयूजेबल प्लास्टिक, ठीक है, या रिसाइकिल प्लास्टिक। तो उसमें क्या है, रिसाइकिल जो भी हो रहा है उसमें हमें ओवरऑल माइग्रेशन मिनिमम कर लेना चाहिए। हमारा जो भी पैकेजिंग टेस्टिंग मटेरियल है उसका अगर फ्लेक्सिबल है या जो भी है उसका हमें ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट कर लेना चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 9845। और वैल्यू जो प्लास्टिक मटेरियल्स की इन्होंने दी हुई है 60 ppm, वैल्यू जो है लेस देन 60 ppm होना चाहिए। चैलेंजिंग एंड सॉल्यूशन चैलेंजेस क्या है, कंटेमिनेशन रिस्क है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक इशू। एक्सपोर्टर में सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक इशू आता है, क्योंकि मैं हैदराबाद में था तो उन्होंने मुझे जस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया था कि सर हमारा एक्सपोर्ट में लॉस 40 to 60 के बीच में जाता है, इतना लॉस हमारा परसेंटेज में जाता है। अब उस लॉस को हम या तो ट्रांसपोर्टेशन कह लें, समटाइम्स क्लियरेंस कह लें, समटाइम्स कुछ भी कह लें, इतना लॉस हमारा होने में एवरेज आ रहा है कि 40% लॉस आ रहा है। तो हमने उनको बोला है कि सर आप अपना इम्प्रूव कीजिए, पैकेजिंग लाइन पे इम्प्रूव कीजिए ताकि ये चीज़ें बन के आएंगी। तो उसका सोल्यूशन यही आया, स्ट्रिक्टली हमें फूड स्टैंडर्ड कंटेमिनेशन मॉनिटरिंग करनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन बना के करनी चाहिए। कोलैबोरेशन विद द एक्रीडेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल खरीद रहे हैं, क्योंकि हम पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, थर्ड पर्सन कर रहा है, जिससे हम खरीद रहे हैं उसको बोलिए कि आप हमको लेबोरेटरी रिपोर्ट दे दो, उसके साथ स्पेसिफिकेशन दे दो, दैट्स इट। बहुत प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी कि आप उनको ये बोलिए कि सर पैकेजिंग मटेरियल के साथ साथ आप हमको इसकी रिपोर्ट भी दे दीजिए। इन्वेस्ट इन द सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल, हमारा जो टारगेट होना
चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबिलिटी आए हमारे प्रोडक्ट की, हमारी कंपनी की, सबकी सस्टेनेबिलिटी हमारे साथ आए। ये मेरा रेगुलेशन के ऊपर लेक्चर हुआ। उसके बाद आईआईपी का एक्टिविटीज थोड़ा सा था जो मैं बताना चाहूँगा। आईआईपी हमारा हेड ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ जॉइंट वेंचर में इंस्टीट्यूट को ओपन किया गया एक्सपोर्ट पैकेजिंग का स्टैंडर्ड बनाने के लिए। लेकिन स्लोली जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो रीजनल सेंटर भी खुलते गए। मुंबई में 96 में ओपन हुआ, उसके बाद चेन्नई, कैलकाटा, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलोर भी हैं। इंदौर में भी हमारा अनाउंस हुआ था लेकिन प्रोसेस नहीं हो पाया आगे। उसके बाद विजन हमारा ये है, एक्टिविटीज़ बात की जाए तो अगर हम लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ कहें तो नियर अबाउट इज द 450 टेस्ट पैरामीटर्स हैं जो हमारे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं सभी लेबोरेटरी में। और सभी लेबोरेटरी हमारी IS 17025 है, NABL एक्रीडेटेड है, ISO 9001 है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में हमारा BS 4 ईयर BS बैचलर इन साइंस पैकेजिंग एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग दिल्ली ने स्टार्ट किया है विद एफिलेटेड बाय द IP यूनिवर्सिटी। MS कोर्स है पैकेजिंग, PGDP कोर्स है जो लास्ट 41 ईयर्स से चल रहा है। मीन्स इंडस्ट्री इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर रही है कि ये पैकेजिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पैकेजिंग यूज कर रहे हैं वो पैकेजिंग में हमारे स्टूडेंट्स को हायर भी कर सकते हैं। हमारा इंटर्नशिप होती है, आप वहाँ से इंटर्नशिप के लिए 6 मंथ के लिए रख सकते हैं। एक पैकेजिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद अलग अलग पैकेजिंग है, जैसे CEP जो कोविड में बना था, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हमने सर्टिफाइड पैकेजिंग इंजीनियर जो BTech क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनको इवनिंग क्लास के लिए कोर्स दिया, सर्टिफाइड पैकेजिंग क्लास। जो हमारा 5-5, 6-6 साल से वर्क कर रहे हैं उनके लिए डिस्टेंस कोर्स है। और जो हमारे इंडस्ट्री पर्सनस हैं, उनके बच्चे हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए हमने ITC बनाया हुआ है 3 मंथ्स कोर्स। जो कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्राउंड से उससे बैकग्राउंड से उनके लिए ITC कोर्स है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये हमारे वेल नोन इससे जाते हैं, लेकिन अभी तो मुझे मेरे को उस टाइम पे ये PPT में ब्रांड दिखाई दिए, मैंने ये दिए। लेकिन हमारा जो ब्यूटी है इस कोर्स की, MS की और PGDP की 100% प्लेसमेंट। सर प्लेसमेंट कहाँ होता है? सब मुझे पूछते सर प्लेसमेंट कहाँ होता है? मैं सर प्लेसमेंट हर जगह होता है। रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर्स, यूजर, 3 सेक्टर है हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए। हाँ, ये एक्रीडेशंस है IIP लेबोरेटरी। ओवरऑल सारे एक्रीडेशंस हमारे पास हैं जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई डाउट है तो ना यू कैन आस्क। Thank you, sir, for throwing light on such an important topic. Well, sir, I request you to please stay back on stage. I request Rajesh ji, if he is here, to please come up on stage to give away the memento. Akshay ji.